हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, सो सॉरी अबाउट डैट। सो आज हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं एक्टिवा 6G E20 कंपैटिबल व्हीकल है। मुझे इसको लेकर हो चुका है कंप्लीट 1 साल और मैंने इससे 11,500 किलोमीटर के ऊपर चला चुका हूँ। तो मैं इसके बारे में आपको A to Z नॉलेज देने वाला हूँ कि एक्चुअली में आपको ओनरशिप के रिव्यूज़ के बीच में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या इसके अंदर दूसरी स्कूटियों से बेटर चीज़ें हैं, क्या वर्स चीज़ें हैं। आपको मैं A to Z नॉलेज देने वाला हूँ और एंड में आपको कंक्लूजन में मैं ये भी बताने वाला हूँ ईदर यू शुड बाय दिस व्हीकल और नॉट, या आपको एक्सेस 125 लेना चाहिए, जुपिटर लेना चाहिए, या तो एक्टिवा 125 लेना चाहिए, इसके ऊपर का वर्जन। सो मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो दिस इज़ द व्हीकल, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज़ द डीलक्स एडिशन। अब आपको स्टैंडर्ड और डीलक्स में सबसे पहले मैं फ़र्क बता देता हूँ। इसमें एक ही फ़र्क है जो कि है हेडलाइट का। जो डीलक्स है उसके अंदर आपको LED लाइट मिलती है और जो आप स्टैंडर्ड वर्जन लेते हो उसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। सो हमेशा गो फॉर दिस वर्जन बिकॉज इसका जो लाइट का थ्रो है नाइट में, डैट इज़ मच बेटर देन द हेलोजन वन। सो एक चीज़ याद रखें, अब ये जो गाड़ी मैंने ली थी वो ली थी 94,000 रुपीज़ की ऑन रोड मुंबई के अंदर। या भी एटलीस्ट 95 to 96,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। सो प्राइस राइस हुआ है, हल्का सा बम्प हुआ है। ऑल्सो मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी, इसमें 3 वर्जन आते हैं, जैसे कि एक बेस वर्जन आ जाता है, दूसरा ये आप जो देख रहे हैं डीलक्स एडिशन विच इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आई फील, एंड द थर्ड वर्जन इज़ एच स्मार्ट जिसके अंदर आपको कार की जैसी कॉन्टैक्टली कीस मिल जाती है। तो ये 3 वर्जन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब तीनों के अंदर आपको विजुअली तो कुछ फ़र्क देखने नहीं मिलेगा, बट फीचर वाइज भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़ जो की को जो चेंज है, जो लाइट्स का चेंज है, जो एस्थेटिकली जो चेंजेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंजन के अंदर, पावर के अंदर, जो स्टैंड के जो फीचर्स है वो सब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ा एक्चुअली में मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में ड्रॉ के बारे में बात करना था कि इसका ड्रॉबैक है एक्चुअली में कि इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल देखने ही नहीं मिलता है, पूरा टोटल एनालॉग है। और ना ही एक्सेस 125 की तरह आपको यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, इट इज़ कम्प्लीटली मैनुअल। और उसमें मैनुअल के अंदर इशू ये हो जाता है कि अगर आपका कोई भी तार वगैरह टूट गया हो, खुल गया हो, तो कुछ भी होगा तो इसकी वजह से स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है, वो चलता ही नहीं है। जो कि मेरे साथ हो चुका है ये केस के अंदर कि इसका स्पीडोमीटर काम ही नहीं करता है। सो ये एक चीज़ है, इट इज़ फिक्सेबल। वो वायर का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, चूहे खा लेते हैं और एनीथिंग सच दैट, तो उसकी वजह से इशू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक्चुअल में जो गार्ड लगा हुआ मैंने ये अलग से लगवा है। इट लुक्स वेरी फैंटास्टिक ऑन दिस बाइक, काफ़ी बल्कि लगती है। जो ओवरऑल प्रेजेंस है रोड की काफ़ी बेटर हो जाती है। और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस को भी काफ़ी हद तक एनहेंस कर देता है, विच इज़ वेरी गुड, और प्रोटेक्शन भी दे देता है। सो इट्स अ गुड थिंग। तो आप फ्रंट में देख सकते हो, आपको यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट देखने मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको इंजन पावर जो देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 7.73 bhp की, और 8.90 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो ये माइलेज देने वाली है आपको एक्सटर्नल फ्यूल के साथ, E20 कंपैटिबिलिटी के साथ में मुझे अप्रॉक्सीमेटली दे रही है 45 kmpl इन सिटी राइट नाउ। अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो 55 के आसपास ये आपको आराम से दे देती है। तो फुल रेंज के अंदर ये बाइक आराम से 250 किलोमीटर के आसपास रन कर लेती है, विच इज़ अ गुड नंबर फॉर अ स्कूटी डेली ड्राइवर के हिसाब से, विच इज़ वेरी गुड। सो माइलेज भी ठीक है, बट द पावर इज़ वेरी लो। 110 सीसी का स्कूटर है, 7.73 bhp पावर है, तो आपको हाईवे पे एक्चुअल में काफ़ी स्लो फील होगा कि आप खींच रहे हो, बट इट इज़ नॉट गोइंग ओवर 80 के आसपास ये गाड़ी जाके एक्चुअल में इसका दम तोड़ना शुरू कर देती है कि उसके बाद वो खींच ही नहीं पाती है गाड़ी। तो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको क्रोम की हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये मिल जाता है, यहाँ पे आपको वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है। जो फ्रंट टायर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 12 इंच का, विच इज़ 90/90। इट इज़ अ ड्रम ब्रेक व्हीकल, सो ये याद रखिए। इसके अंदर आपको डिस्क देखने नहीं मिलता है। जो एच स्मार्ट है उसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर डिस्क मिलता है, सो ये एक चीज़ याद रखिए। आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, विच आर गुड। काफ़ी हार्ड है, अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बेटर सस्पेंशन लें। और जो पीछे का टायर आपको देखने के लिए मिल जाता है वो है 10 इंचज़ का टायर है, और ये है 90/100 का। तो टायर एक्चुअल में इसको जो पीछे का है वो काफ़ी छोटा है, जो कि बारिश के टाइम पे, ये सब के टाइम पे काफ़ी स्लिप होने के काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। दिस इज़ द साइलेंसर, यहाँ से आप अपना ब्रेक फ्लूइड वगैरह चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द रेडिएटर। एंड वन मोर थिंग आपको मुझे बताना था, इसकी जो ब्रेक लाइट है वो आपको देखने के लिए मिलती है हेलोजन, और इंडिकेटर्स भी हेलोजन ही देखने के लिए मिलते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो बिल्ड क्वालिटी के अंदर इशू ये हो जाता है, पूरी गाड़ी पतरे की बनी हुई है, विच इज़ इनफैक्ट अ गुड थिंग। बट आप अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू देखोगे इसका, तो एक्चुअल में जब बाइक 5 साल पुरानी हो जाती है, 6 साल पुरानी हो जाती है, अगर आप उतना लंबा चलाते हो इसे, तो इसके जो पार्ट्स है वो खड़खड़ रैटल करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ मेटल।
तो ये एक चीज़ है। बट उसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर आपकी एक्सीडेंट वगैरह होती है तो यू कैन जस्ट एक्चुअली अनबेंड द पतरा एंड इट विल जस्ट डू द वर्क। वो एक चीज़ अच्छी है। बट वो जो रैटल है, जो खड़खड़ है पार्ट्स की, वो काफ़ी इशू दे देती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक्चुअली में जो पेंट का इशू है वो काफ़ी हो जाता है कि पेंट पे अगर आपको स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं और एनीथिंग सच दैट, तो आपको पूरा कम्प्लीटली पार्ट रिप्लेस ही करना पड़ेगा। आप उस पर रीपेंटिंग वगैरह नहीं करवा सकते हो, तो वो एक इशू हो जाता है। और जो इसके पार्ट का कॉस्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो फेंडर आप देख रहे हो पीछे का, ये आपको 2500 रुपये का एक फेंडर मिलेगा पूरा का पूरा, जिस पे एक्टिवा लिखा हुआ है। और अपोजिट साइड भी आपको ये 2500 का मिलेगा। सो 2500 का ईच मिलेगा। जो फ्रंट के पार्ट्स आते हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1500 की रेंज में मिल जाएंगे, दिस होल थिंग। और ये जो नोज़ है आपको 800 रुपये के आसपास मिल जाती है। जो फ्रंट मड गार्ड है वो आपको 950 रुपये के आसपास मिल जाता है। और जो इसकी अटैचमेंट है वो अंदर, वो आपको 350 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। अब जो पीछे सस्पेंशन मिला है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिला हुआ है, विच इज़ हार्ड। तो थर्ड मेरा मेजर चैलेंज ये है कि अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है तो ये दिस बाइक इज़ नॉट रियली कंफर्टेबल फॉर जिनको बैक प्रॉब्लम हो, जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम हो, जिनको बैक का प्रॉब्लम हो, ये उनके लिए नहीं है। एंड कंफर्ट के बारे में बात करें तो मुझे एक और चीज़ बतानी है। जो सीट है इट इज़ नॉट रियली कंफर्टेबल, ना ही ज़्यादा लॉन्ग है ये। इट इज़ ज़रूरत से जितनी ज़रूरत है उतनी सीट है, ना ही ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है। इट इज़ गुड इनफ। बट आपको कंफर्ट के लिए डिफ़ॉल्ट सीट चेंज कर लेनी चाहिए, इट्स अ सजेशन। और जो हैंडल का पोस्चर है इट इज़ गुड, बट आपके हाथ पे पूरा प्रेशर आता है, सो आपको रेड मार्क्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं हाथ पे। तो वो एक चीज़ है, आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए दिस इज़ अ गुड व्हीकल। बट हाथ का आपको एक्चुअल में पूरा पोस्चर जो वगैरह है इट इज़ नॉट नेचुरल, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लगता है। बट हैंडल जो है वो काफ़ी लाइट वेट है, इट इज़ नाइस। अब बात करते हैं वाइब्रेशंस के बारे में। अब वाइब्रेशंस एक्चुअल में इस चीज़ के बारे में है कि जब आप 80 के ऊपर जाते हो तो इसके अंदर आपको बाइक के अंदर काफ़ी वाइब्रेशंस फील होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस इन दिस बाइक। तो आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में आप 80 के ऊपर उसको लेके जाए। आइडियली आपको लेकर भी नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द सेफ्टी रूल्स। बट ये गाड़ी उसके बाद वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। वाइब्रेशन आपको हैंडल पे काफ़ी ज़्यादा फील होगा और आपको अनकंफर्टेबल हो जाएगा पूरा ओवरऑल। और दूसरी चीज़ ये है कि पीछे का टायर छोटा होने की वजह से बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्किट वगैरह होता है। सो वो एक मेजर प्रॉब्लम है कि आप टर्निंग वगैरह पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हाँ मैं गाड़ी लिटा सकता हूँ, इट कैन गो। अब वही सेम चीज़ आपको एक्सेस वगैरह में भी देखने मिलेगी। बट जुपिटर के अंदर आपको पीछे 12 इंच का टायर मिलता है स्पेशल वाले एडिशन में। सो दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन देयर इन टर्म्स ऑफ राइडेबिलिटी। तो राइडेबिलिटी के मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कंफर्ट एंड राइडेबिलिटी, दिस इज़ नॉट द बेस्ट व्हीकल। बट अगर डेली यूज़ के हिसाब से आपको कॉलेज रन अप करना है और ऐसा कुछ करना है तो दैट इज़ अ गुड व्हीकल। नाउ अब एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि E20 जो है इट इज़ ओनली अ मार्केटिंग गिमिक। तो E20 का जो फ्यूल है उसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलता है। मैंने उसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता डालकर फुल टैंक करके चला कर देखा, बट मुझे कुछ अनोखे रिजल्ट्स नहीं दिखे। जो 45 का मेरे को सिटी में दे रही है वही 46 का दे रही है, 47 का कर रही है, नॉट मोर देन डैट। सो फ्यूल के मामले में कुछ ज़्यादा आपको E20 में फ़र्क नहीं दिखेगा। सो आप अगर नॉर्मल पेट्रोल भी डालते हो बाइक के अंदर सो डैट इज़ ओके। और वन एडवाइस फॉर यू गाइस कि अगर आपकी स्कूटी है इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस व्हीकल, सो इसमें स्पेशल फ्यूल ना डालें, पावर पेट्रोल ना डालें। इससे क्या होगा कि एक्चुअल में आपके इंजन को जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में कम हो सकता है इन लॉन्ग टर्म। सो पावर पेट्रोल का यूज़ ना करें, वो रन भले ही स्मूथली रन करेगी बट ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी इशू दे सकती है। क्योंकि मेरा एक्चुअली में पावर पेट्रोल की वजह से काफ़ी माइलेज गिर रहा था जब मैं बाइक को यूज़ कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्चुअली में फ़ेस की है मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस के अंदर। और एक और चीज़ थी कि जो इसका बूट स्पेस है, बूट स्पेस के अंदर आपको एक्चुअल में कोई भी होल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ड्रेनेज वगैरह के लिए काफ़ी इशू हो जाता है। तो अगर पानी कुछ फंसा वगैरह है यहाँ पर तो वो फंसा का फंसा ही रह जाता है। तो आपको बेसिकली कपड़ा लेके उसको निचोड़ना पड़ता है, विच इज़ अ अनोइंग थिंग। अगर आप लंबे टाइम के लिए से ओन करना चाहते हो तो काफ़ी अनोइंग सी चीज़ है। बट अब लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक्चुअल में अनलाइक एक्सेस 125 आप बस यहाँ से की खोलोगे, बंद करोगे, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये लिटरली खुल जाता है। यू डोंट हैव टू गेट अप। जो पेट्रोल वाले भैया हैं वो उसे ओपन करके पेट्रोल डाल देते हैं, विच इज़ वेरी ईजी एंड सीमलेस। बट एक्सेस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, उठना पड़ता है, चाबी डाल के खोल के उसको निकालना पड़ता है। सो दैट इज़ अ अनोइंग थिंग। जैसे मैंने आपको बोला ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इसे देख रहे हो दैट एड्स अप। तो ये एक चीज़ ही। अब सेकंड अच्छी चीज़ ये है कि इंजन इज़ गुड। आप जैसे मैंने बोला 80 के ऊपर प्रॉब्लम देता है, बट आप 60s पे 40 पे चल रहे हो तो इट इज़ अ वेरी गुड इंजन।
आपको कभी धोखा नहीं देगा, आप इसे कितना ही लंबा लेके चले जाओ। होंडा की ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है एक्चुअली में मुझे, कि जो इंजन होते हैं इनके, दे आर वेरी गुड। आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में कुछ भी इशू नहीं होगा, इट इज़ वेरी रिलायबल। और सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है, इसका सर्विस एंड मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के बारे में अगर बात करूँ मैं, विच इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट हियर, कि आपको लिटरली 750-800 रुपये के अंदर कंपनी से गाड़ी सर्विस होकर मिल जा रही है। स्टार्टिंग के जो 3 सर्विसेज है वो कंपनी के ऊपर रहते हैं। जो लेबर चार्जेस होता है यू डोंट हैव टू पे, यू जस्ट हैव टू पे फॉर द मटीरियल्स। बट आपको 3 सर्विस के बाद आपको 750-800 रुपये के हिसाब आसपास मिल जाएगा सर्विस होकर कंपनी से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इट इज़ अ वेरी गुड व्हीकल। आपको इंजन के अंदर कोई इशू नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप इसे चलाओ, जितना ज़्यादा इसका इंजन घसेगा, उतना ज़्यादा आपको माइलेज इंक्रीज़ होगा। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिनके पास एक्चुअल में एक्टिवा 5G 3G है और उनको एक्चुअल में 60 का माइलेज मिल रहा है। सो वेरी गुड माइलेज भी बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। अब जो मैं आपको रिलायबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर, के आप इंडिया के कोई भी हिस्से में चले जाओ, आपको इसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। एंड आई मीन हर जगह, मतलब आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बैंगलोर, एवरीवेयर यू गो, आपकी गाड़ी का अगर पार्ट्स आपको रिप्लेस करना है ऑल थ्रू आउट द इंडिया, आपको इस गाड़ी के पार्ट्स ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज़ आपको ज़्यादा वेटिंग नहीं करनी पड़ती। बहुत से सर्विस सेंटर्स में क्या होता है दूसरे ब्रांड के, कि आपको पार्ट्स मंगाना पड़ता है, 1 हफ्ता लगेगा, 2 दिन लगे, 3 दिन, ऐसा बोला जाता है। बट इधर नथिंग एट ऑल, उनके पास पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। जस्ट दे शिफ्ट द वही, सो बेसिकली दे शिफ्ट द पार्ट्स इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ एंड गेट इट डन। सो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है होंडा की, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस। एंड इसका मेजर पार्ट एक और है कि इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। सो रीसेल वैल्यू के मामले में अगर आप एक्टिवा बेचने जाओगे ना, तो आप आराम से 1 हफ्ते के अंदर उसे बेच सकते हो, इफ़ योर व्हीकल इज़ इन गुड कंडीशंस ऑब्वियसली। बट अनलाइक अगर आप एक्सेस भी बेचोगे तो भी अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर आप जुपिटर बेचने के लिए निकालते हो तो एक्चुअल में आपको काफ़ी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू के ऊपर बेचना पड़ता है। और अप्रीला का तो छोड़ ही दो, वो तो लिटरली 50% ऑफ पे जाती है। वो 1 लाख की अगर आप लोगे तो आपको 60,000 के आसपास बिकेगी वो सेकंड में। बट एक्टिवा का ऐसा नहीं, अगर आप 94,000 के आसपास ले रहे हो तो दिस व्हीकल इज स्टिल वर्थ 75K के आसपास। सो इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। रीसेल वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों का ऐसा ही रहता है। इफ़ यू बाय समथिंग, सो वी ऑलवेज कीप दिस इन आवर हेड कि भाई इसे बेचना भी है, राइट। तो अगर जब मैं सिर्फ 2 साल के बाद चलाने के बाद बेचूँगा तो क्या वैल्यू आएगी। सो अगर आपके दिमाग में भी वो चीज़ है तो दिस वेरी गुड ऑप्शन बेचने के हिसाब से। बट इससे बेटर एक्चुअल में जो वैल्यू है वो है एक्सेस 125 की। वो गाड़ी लिटरली अगर आप 1,10,000 की लेते हो तो आप इसे आराम से 2 साल के बाद भी 80 के आसपास बेच सकते हो। बिकॉज मैंने मेरी लास्ट ईयर ही एक्सेस 125 बेचा था एंड आई गॉट अ SD रोडस्टर। उस पर भी मैं वीडियो डाला हूँ, सो आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा इस वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन देखना है एक्टिवा की जब मैंने लिया था, तो आपको ऊपर पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगी। चलिए, तो मेजरली तो मैंने सारा चीज़ें कवर कर लिया हूँ। सो दिस इज़ द रिव्यू प्रीटी मच। अभी अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो कंक्लूजन के अंदर मैं सबसे पहले आपको उसके प्रोज बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने आपको पूरा ओवरऑल बताया, जो मेंटेनेंस है, जो सर्विस कॉस्ट है, एंड देन जो रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है, जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, जो रीसेल वैल्यू मिल जाती है, जो माइलेज आपको देखने के लिए मिल जाता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो सब कुछ सारे मार्क्स चेकआउट करती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड इंजन, आपको ओवरऑल लंबे टाइम में कुछ इशू नहीं होगा। सो अब इसके बात करते हैं कॉन्स के बारे में। अब कॉन्स के अंदर सबसे पहली बात तो है इंजन वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, 80 के ऊपर आप जाओगे तो। एंड देन सेकेंडली इसके जो पार्ट्स के रेटल की आवाज़ है, दैट इज़ वेरी अनोइंग। और जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको ड्रेनेज होल देखने के लिए नहीं मिलता है, डिस्क ब्रेक नहीं देखने के लिए मिलता है, एंड देन सस्पेंशन इज स्टिफ। कंफर्ट आपका एक्चुअली में मार खा जाता है, स्पेशली अगर आप 6 फुट के आसपास और 6 फुट के ऊपर हो तो आपका कंफर्ट काफ़ी मार खा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड देन एक और चीज़ है कि इसके पीछे का जो टायर है वो काफ़ी छोटा है, तो उसकी वजह से आपको डेली बेसिस पे काफ़ी स्किड कंट्रोल ये सब का इशू हो जाता है। एंड ब्रेकिंग इज़ ओके, मतलब आपको 110 सीसी का स्कूटर है तो आपको डिस्क ब्रेक तो ज़रूरत नहीं है। डिस्क इज़ इनफ वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। 10 bhp का पावर है तो समझ में आता है। बट इधर ड्रम ब्रेक इज़ मोर देन इनफ, 7.73 bhp के लिए काफ़ी ज़्यादा ही है। सो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ, 94,000 रुपीज़ के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म स्कूटर जो आपके घर में हर कोई चला सके। अब इसका मेजर पॉइंट ये है कि एक्चुअल में इट इज़ अ लाइट वेट व्हीकल, 110 किलो का व्हीकल है। तो इससे क्या होता है, अगर आपके घर की लेडीज़ भी हैं जिनको लाइट वेट व्हीकल चाहिए ऑन डेली बेसिस राइड ऑफिस वगैरह जाने के लिए, इसके लिए उसके लिए, या घर में बच्चे हैं जिन्हें बाइक सीखनी है, स्कूटर सीखनी है और एनीथिंग सच दैट,
सो दिस कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट कि घर के हर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। इट इज़ अ लाइट वेट व्हीकल, वेरी इजी टू मेंटेन, सर्विसेबल, हर जगह पार्ट्स मिल जाते हैं। लिटरली आप नुक्कड़ पे जाके अगर किसी मैकेनिक को भी ये गाड़ी दे दोगे ना तो वो भी इसे इजीली रिपेयर कर देगा। सो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस बाइक की। सो ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ 11,500 किलोमीटर के बाद एंड 1 साल के ऊपर दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट जो पावर है मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ दैट कुड बी अ लैक फॉर यू। अगर आप हाईवे पे रनअप ज़्यादा है आपका तो वो आपको एक इशू दे सकते हैं कि हाईवे पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप 80 के ऊपर नहीं जा सकते हो, तो वो एक चीज़ है। सो दिस इज़ माई कंक्लूजन। If you are looking for a good scooter under 1 lakh rupees, go for this bike, very great option. But अगर आपका बजट अच्छा है you could go for 1,20,000, 1,30,000. So I would suggest कि आप XS 125 के ले जाए. That is anyhow the much better option because in my personal experience मैंने Activa भी ओन की है और XS भी ओन की है, एंड जो XS 125 जिस हिसाब से चलती है, जो चाल है उसकी, जो राइडेबिलिटी है, दैट इज़ वे बेटर इन द सेगमेंट। लिटरली उसको कोई बीट नहीं कर सकता सेगमेंट वाइज। बट जो फीचर वाइज है मैं आपको बोलूँगा अगर आप बेटर फीचर चाहते हो एक्सेस से देन आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर Activa 125, वेरी गुड ऑप्शन। i3s वगैरह आप जस्ट नेम द फीचर्स, दे हैव एवरीथिंग इन द बाइक। और उससे बेटर ऑप्शन चाहिए तो जुपिटर के लिए जाइए, इट इज़ अ एक्सपेंसिव ऑप्शन। या तो अगर इफ़ यू वांट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन, अगर आपका बजट 1.5 लाख के आसपास है तो यू कैन गो फॉर Bugman EX और Antok XT। So this could be a good option as well. अगर आप technical person हो, you need turn by turn navigation on all of those things, so that is a good thing. So this is my conclusion. I hope you like the video. अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन पीस आउट।